हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो यूकेएसएससी का पेपर होने वाला है 9 जुलाई 2023 को, उसके लिए आपने कमर कस ली होगी और अपनी पढ़ाई को और रफ्तार से आप करने लग गए होंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक सीरीज़ को शुरू किया है जिसमें हम यूकेएसएससी के सिलेबस पर आधारित हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। साथ ही उत्तराखंड के 25 प्रश्न और जीएस के भी 25 प्रश्न। ये हफ्ते में 3 दिन हिंदी की क्लास रहेगी, 2 दिन जीएस की और 2 दिन उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की। तो आप अपना दिन भर पढ़ते रहिए और शाम को 20 से 25 मिनट के लिए अपना मूल्यांकन और रिवीजन करने के लिए इस चैनल पर आ सकते हैं और अपना रिवीजन और मूल्यांकन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चल का अर्थ नहीं है? विकल्प हैं जो अपने स्थान से हिल ना सके, स्थिर, अचल या फिर निश्चित। तो आप फटाफट से इसका आंसर करिए और आपके पास ऑप्शन है कि आप वीडियो को रोक के भी अपना आंसर कर सकते हैं। तो मैं इसके आंसर पे आता हूँ। दोस्तों, इनमें से जो निश्चल का अर्थ नहीं होगा ये हो जाएगा विकल्प डी, निश्चित। निश्चल का अर्थ नहीं है, जबकि जो अपने स्थान से हिल ना सके उसमें भी हम निश्चल का प्रयोग कर सकते हैं। स्थिर के लिए भी हम निश्चल का प्रयोग कर सकते हैं और अचल के लिए भी हम निश्चल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? विकल्प हैं रजनी, विभावरी, समीर, निशी। तो फटाफट से इसका उत्तर करिए और इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, जो रात्रि का पर्यायवाची यहाँ पे नहीं है, ये है विकल्प सी, समीर। आपको पता है कि समीर किसका पर्यायवाची है? तो ये है हवा का पर्यायवाची। इसके अलावा जो अन्य पर्यायवाची इसके आते हैं ये हैं दोस्तों प्रकंपन, इनको ध्यान रखिएगा, पवमान, इसके अलावा समीरण। ये कुछ प्रमुख पर्यायवाची हैं जो आपको ध्यान रखने हैं हवा के। इसके अलावा रात्रि की बात करते हैं तो रात्रि का रजनी हो गया, विभावरी हुआ, इसके अलावा निशी हुआ। इसके अलावा जो अन्य पूछे जाते हैं इसमें आता है यामिनी, इसके अलावा त्रियामा, इसके अलावा निशीथ। और निशीथ प्रयोग होता है दोस्तों, एक आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द में, आधी रात का समय, तो उसके लिए भी निशीथ कहा जाता है। इसके अलावा रात्रि का एक पर्यायवाची है तमिश्रा। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। यामिनी रात्रि का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 3, अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ये बहुत बार पूछा जाता है तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अनुधन आय, अनुधन आय, अनुधन आय या फिर अनुधन आय। ठीक है, काफ़ी क्लोज हैं ऑप्शन, तो इसको आप ध्यान रखिए और संधि के हिसाब से आप इसका सही आंसर कर पाएंगे। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसमें संधि कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें है यण संधि। अब यण संधि का नियम क्या है? यदि ई या ई के बाद या फिर उ या उ के बाद या फिर री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो उस केस में ई का दोस्तों या हो जाता है, उ का दोस्तों वा हो जाता है और री का रा हो जाता है। ये आपने नियम ध्यान रखना है। यण संधि का क्या नियम है? यदि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो ई का या हो जाएगा, उ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो वह हो जाएगा और री के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो वह हो जाएगा। अब हम इस केस में अब इस शब्द को देखते हैं या इस संधि विच्छेद को देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे अनुवय शब्द का सही संधि विच्छेद है अनुधन अय। अब देखते हैं किस प्रकार ये हुआ। तो इसको हम वर्ण विच्छेद करते हैं। ये है अ, धन, न, धन, उ, प्लस है दोस्तों आ और या। ये हो गया क्या? अय का ये वर्ण विच्छेद हो गया। अब हमने क्या देखा था कि यदि उ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उस केस में वो वाह हो जाता है। तो यहाँ पे हम देंगे कि ये है उ और उ के बाद आ रहा है भिन्न स्वर, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे व। अब पीछे बचा हमारे पास में, ये दोनों तो मर्ज हो गए, इनको हटा दीजिए। पीछे बच गया यहाँ पे य, आगे बचा हुआ है आधा ना और उसके आगे बचा हुआ है आ स्वर, तो पूरा मिलके हो गया ये अन्वय। तो इस प्रकार ये संधि हो जाती है यण संधि और यण संधि के नियम के अनुसार हमने इसको सॉल्व कर दिया है। ये बहुत बार पूछा जाता है तो इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण है? हिमालय, इत्यादि, तल्लीन, देवेंद्र। तो ये सिंपल सा प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ ये सभी इसका सही आंसर करेंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, देवेंद्र जो है दोस्तों ये गुण संधि का उदाहरण है। आपने देखा है कि यदि आ प्लस ई आता है तो इसका मिलकर ए हो जाता है। ये गुण संधि का नियम है और संधि इसमें हो रही है दोस्तों देव प्लस इंद्र।
ठीक है, यहाँ पे आ है और यहाँ पे ई है, दोनों मिलकर ए बन के देवेंद्र यहाँ पे हो जा रहा है। बाकी में अगर हम देखते हैं तो हिमालय में है दीर्घ संधि हिम धन आलय, इत्यादि में है यण संधि इति प्लस आदि, और तल्लीन में है दोस्तों तत्त प्लस लीन यानी कि व्यंजन संधि। तो सभी को ध्यान रखेंगे, बाकी इसका आंसर हो जाएगा देवेंद्र। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, पानवाला, सप्त सरोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है कि निम्न में से जो कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है ये हो जाएगा दोस्तों पानवाला। तो ये पानवाला किसका है? तो ये है दोस्तों किसका? सुमित्रा नंदन पंत जी का। सुमित्रा नंदन पंत जी का ये है कहानी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी सारे के सारे जो कहानी संग्रह हैं ये प्रेमचंद के हैं। कौन कौन से? प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी और सप्त सरोज। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? वह दंड देने के योग्य है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। तो वीडियो को रोकिए, सोच समझ के इसका आंसर करिए, और उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर सही कर लिया होगा। इसमें जो अशुद्ध हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा विकल्प ए, वह दंड देने के योग्य है। यहाँ पे दोस्तों ये केवल हो जाएगा वह दंड देने योग्य है। यहाँ पे जो के है इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये अनावश्यक यहाँ पे हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से अशुद्ध है। अगर ये होता वह दंड देने योग्य है तो ये सही हो जाता, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा विकल्प ए। बाकी इसमें सब सही हैं। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। सारे के सारे सही हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, लुंठित। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये बार बार पूछे जाते हैं पार्श्विक और लुंठित। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ला यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों पार्श्विक ध्वनि होती है ला। आपको ला से क्या ध्यान रखना है, आप दिमाग में बैठा दीजिए कि जो ला है ला लुंठित नहीं है। तो आपको ध्यान रहेगा फिर क्या हो जाएगा पार्श्विक। अगर पूछ ले कि रा क्या है तो रा आता है दोस्तों लुंठित आता है, और लुंठित को ही क्या बोला जाता है प्रकंपित। तो यानी कि कभी पूछा जाए कि प्रकंपित ध्वनि कौन सी है तो रा हो जाएगी, लुंठित ध्वनि कौन सी है तो भी रा हो जाएगी, पार्श्विक ध्वनि ला। उत्क्षिप्त दोस्तों 2 व्यंजन है हमारे पास में, कौन कौन से? ढ़ और ढा ये आते हैं दोस्तों, उत्क्षिप्त व्यंजन इनको कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, कई बार पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? अब यहाँ पे ये आपको देखना पड़ेगा, चिन्हों को पहचानिए और बताइए कि कौन सा इनमें से चिन्ह ऐसा है जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प डी, ये है पूर्ण विराम। ये नहीं लिया गया है किससे? अंग्रेजी से, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेजी में जो पूर्ण विराम होता है फुल स्टॉप क्या होता है? ये बिंदु होता है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं इसकी तो ये अल्प विराम हो गया, क्या हो गया? अल्प विराम का चिन्ह है ये है अर्ध विराम, और इसके अलावा ये आपको पता ही है कि प्रश्नवाचक का ये चिन्ह है। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? श्लेष, विवक्षा, उपमा, वक्रोक्ति। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, इसका आंसर करिए। तो शब्दालंकार इसमें से नहीं होगा, ये हो जाएगा विकल्प सी, उपमा। आपको पता है कि जो अलंकार हैं इनके जो हैं क्या हैं भेद 3 हैं, मुख्यतः इनके 3 भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। लेकिन अगर मुख्य भेद की बात करते हैं तो 2 ही आते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अगर हम शब्दालंकार की बात करते हैं तो इसके भी क्या होते हैं? मुख्य 5 भेद इसके होते हैं। किसके? शब्दालंकार के, जिसमें एक हो गया श्लेष अलंकार, विवक्षा, वक्रोक्ति। इसके अलावा कौन सा आता है? अनुप्रास और कौन सा? यमक अलंकार। तो ये 5 प्रमुख हैं शब्दालंकार के भेद। बाकी अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से? रूपक हो गया, उपमा, उत्प्रेक्षा, अन्य जो आते हैं ये सारे के सारे किसमें हैं? अर्थालंकार। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो कहलाता है वाक्य, ध्वनि, पद, समास। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है, स्वतंत्र होता है, तो वो उसको शब्द कहते हैं, और जब वही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होता है तब उसको क्या कहा जाता है? पद उसको कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तब वह पद कहलाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 11, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा, भोजपुरी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अर्धमागधी
अपभ्रंश से जो विकसित बोली यहाँ पे हो जाएगी, ये होगी कौन सी, बघेली। आपको पता है कि अर्धमागधी से जो विकसित है वो कौन सी है, पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी में हमने 3 चीज़ें देखी हैं, 3 भाषाएं देखी हैं, कौन कौन सी, ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो बांगड़ू है ये है पश्चिमी के अंतर्गत, ये आती है पश्चिमी के अंतर्गत। ब्रज भाषा भी पश्चिमी के अंतर्गत आती है। और ये दोनों के दोनों किससे विकसित हुई हैं, यानी कि जो पश्चिमी हिंदी है वो विकसित हुई है सौर सैनी से। तो इस प्रकार ये दोनों हो जाएंगी सौर सैनी से। भोजपुरी की अगर हम बात करते हैं तो ये बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती है, बिहारी। और बिहारी जो विकसित हुई है किससे हुई है, मागधी से। तो इस प्रकार जो भोजपुरी है दोस्तों ये मागधी अपभ्रंश से विकसित हुआ इसको माना जाता है। ठीक है, बाकी इस प्रश्न का आंसर हमने क्या देखा, ये हो जाएगा विकल्प बी, बघेली। प्रश्न नंबर 12, इनमें से किसको संविधान की अष्टम सूची में शामिल नहीं किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डोगरी, ब्रजभाषा, मैथिली, असमिया। तो ध्यान से इस प्रश्न को अटेम्प्ट करिए, आप वीडियो को रोकिए और अटेम्प्ट करिए। तो इसका सही आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा विकल्प बी। निम्न में से जो संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है ये हो जाएगी ब्रजभाषा। बाकी इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 8वीं अनुसूची में जो आरंभ में थी वो 14 भाषाओं का उल्लेख था, और अब कितनी हैं, तो अब वर्तमान में 22 भाषाएं इसमें हैं। इसके अलावा ये 14 भाषाएं कौन सी थी, तो असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो इनको आप ध्यान रखिए, इतनी सारी रटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा 2-4 बार पढ़िए इसको तो आप एक खाका बैठ जाएगा आपके दिमाग में कि कौन कौन सी इसमें भाषाएँ हैं। इसके अलावा जो अन्य भाषाएँ हैं, यानी कि 8 भाषाएं इसमें बाद में जोड़ी गई हैं। तो कौन कौन सी हैं, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी सिंधी। इसके अलावा 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इनमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। इसको आप ध्यान रख सकते हैं। नमक जोड़ा गया था कब, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। नमक में का अर्थ हो गया नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके अलावा 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था कौन सा, BDMS। ये आपको सभी को पता होगा, BDMS मतलब बोडो, टोगरी, मैथिली और संताली। तो ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना हमेशा रहती है, तो आप इसको क्लियर करते हुए चलिएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, विलोम किस नाटक का एक पात्र है। विकल्प हैं चंद्रगुप्त, अंधायुग, गोदान, आषाढ़ का एक दिन। तो आपको ध्यान रखना है, विलोम नामक जो पात्र है दोस्तों ये है आषाढ़ का एक दिन। ये नाटक है, किसका है, ये मोहन राकेश। ठीक है, मोहन राकेश जी का ये रचना है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें एक पात्र है विलोम, तो ये ध्यान रखिएगा। आजकल ये पात्र भी पूछे जाने लगे हैं, तो ध्यान रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट रचना है। इसके अलावा चंद्रगुप्त आपको पता है कि जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है। अंधायुग धर्मवीर भारती की एक रचना है। और गोदान उपन्यास है किनका, प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और कृषक आंदोलन का क्या बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, कृषक आंदोलन को कुछ बोला जाता है गोदान को। आप ध्यान रखिएगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, तो आप इसको सर्च करके बताइएगा क्या इसको बोला जाता है। ठीक है, महाकाव्य, कृषक आंदोलन का महाकाव्य या कुछ इसको कहा जाता है गोदान को, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यूपीएससी ने इसको एक बार पूछा भी था पहले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, और प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है। निम्न तद्भव तत्सम युग्मों में सुमेलित नहीं है। सांवला का श्यामल, सरसों का सरसप, मर्यादा का मर्यादा, चना का यव। तो सिंपल से ये है, मुझे लगता है आपने इसको क्लिक कर दिया होगा। तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है ये हो जाएगा चना का यव नहीं है। यव जो तत्सम शब्द है इसका तद्भव हो जाएगा जौ। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यव का जो तद्भव होगा, यव का तद्भव हो जाता है जौ। ठीक है, बाकी इसमें सारे सही हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है। रमेश ने ही राजू को मारा था। रमेश ने ही राजू को मारा था। वाक्य में रेखांकित पद क्या है, रेखांकित यहाँ पे किया गया है ही को। संबंधबोधक, विकल्प आपके सामने है संबंधबोधक, समुच्चयबोधक, निपात या फिर क्रिया विशेषण। तो आपको ध्यान रखना है, जब हम किसी वाक्य में जोर देकर कोई बात करते हैं या बल देकर कोई बात करते हैं, तो जिन शब्दों के माध्यम से हम किसी वाक्य में जोर देते हैं या बल देते हैं उन शब्दों को हम निपात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा निपात हो जाएगा। यहाँ पे रमेश ने ही राजू को मारा है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि किसी अन्य ने नहीं मारा है। आप ही कल मेरे साथ चलोगे, इसका मतलब कोई और नहीं चलेगा। तो जो ये ही यहाँ पे शब्द है दोस्तों, ये यहाँ पे क्या किसका रूप है, निपात का है। इसके माध्यम से हम किसी को जोड़ दे के बात कर रहे हैं। ठीक है, यूकेएसएस ही वीडियो का पेपर कराएगा, तो इसका मतलब हम जोड़ दे रहे हैं, इसका मतलब कोई और नहीं कराएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे निपात। प्रश्न नंबर 16, राधा नृत्य करती है, राम गीत गाता है, रचना के आधार पर वाक्य है। मिश्र, सरल,
संयुक्त या फिर संकेतवाचक। आपको ध्यान रखना है कि हम देखते हैं कि रचना के आधार पर जो वाक्य हैं वो 3 प्रकार के हैं। तीनों प्रकार आपके सामने हैं, मिश्र, सरल और संयुक्त। सरल वाक्य क्या होते हैं? जब किसी वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। उद्देश्य का मतलब कोई कर्ता हो गया और विधेय मतलब उस कर्ता के बारे में जो भी बात हो रही है उस सबको हम विधेय कहते हैं। तो जब एक ही विधेय हो, एक ही उद्देश्य हो, तो वहाँ पे क्या कंडीशन होती है? वहाँ पे सरल वाक्य हो जाता है। जब 2 सरल वाक्य मिलकर आपस में जुड़ते हैं किसी समुच्चय बोधक से, तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न को अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि छिपा हुआ है यहाँ पे क्या? एक समुच्चय बोधक यहाँ पे छिपा हुआ है। कौन सा? ये आगे बढ़ गया है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे राधा नृत्य करती है और यहाँ पे समुच्चय बोधक आपको निकालना था बाहर। राधा नृत्य करती है और राम गीत गाता है। तो दोनों अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे नृत्य करती है, ये एक विधेय हो गया और एक विधेय हो गया गीत गाता है। तो इस वाक्य में 2 विधेय हैं और जहाँ पे 2 विधेय हो जाते हैं वहाँ पे दोस्तों संयुक्त वाक्य हो जाता है। इनको अगर आप तोड़ देंगे, राधा नृत्य करती है तो ये एक सरल वाक्य हो गया, राम गीत गाता है ये एक सरल वाक्य हो गया। तो यानी कि 2 सरल वाक्य जुड़कर क्या बना रहे हैं? एक संयुक्त वाक्य बना रहे हैं और समुच्चय बोधक यहाँ पे आपको ढूंढना है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है विकल्प सी। प्रश्न नंबर 17, मेघ पुष्प निम्न में से किसका पर्यायवाची है? पानी, भंवरा, बादल, वर्षा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो मेघ पुष्प है ये पानी का पर्यायवाची है और इसके अलावा जो इसके अन्य पर्यायवाची आते हैं, नीर, इसके अलावा अम्बु, इसके अलावा सलिल, इसके अलावा तोय और वारी, ये सारे के सारे किसके हैं? पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। मुझे पता है आपको अभी बोरिंग लग रहा होगा रिवीजन करना कि क्या बार बार यही चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं, लेकिन अगर आप वीडियो और वीपीडियो जब भी अपना नाम लिख रहे हैं उसके नीचे लिख लीजिए जो भी आपका नाम है, नीचे लिखिए ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। तो जब ऐसे लिखेंगे आप तब आपको यहाँ पे बोरिंग नहीं लगेगा और फिर आप और मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो साथ साथ में मोटिवेशन भी रखिए और मोटिवेट रहते रहिए, क्योंकि 3 महीने अब 80 दिन बच गए हैं। ये 80 दिन कब निकलेंगे पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपने समय पर नहीं पढ़ाई करी तो फिर आपके जीवन में क्या बढ़ जाते हैं उसके बाद? काश आपके जीवन में बढ़ जाएंगे। तो काश ऐसा होता तो ऐसा हो जाता और काश पढ़ लिया होता तो ये हो जाता। तो काशों को मत बढ़ाइए और टाइम पे पढ़ाई करते रहिए, बोर मत होइए। और अगले प्रश्न का आंसर करिए। एकाधिकार का विलोम शब्द है अनेकाधिकार, सर्वाधिकार, पराधिकार, परमाधिकार। तो दोस्तों जो एकाधिकार है इसका विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पे सर्वाधिकार। क्या हो जाएगा? विलोम सर्वाधिकार। ध्यान रखेंगे, ये कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द में सुमेलित नहीं है जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो, निर्गुण, वात, पित्त व कफ, त्रिरत्न, किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला, तटस्थ, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, इसको पदावनति। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा एक अशुद्ध है या सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो सुमेलित नहीं है ये हो जाएगा विकल्प बी, वात, पित्त व कफ। ये त्रिरत्न नहीं होते हैं बल्कि क्या होते हैं? ये त्रिदोष ये होते हैं। और ये क्या है? त्रिदोष हैं, शारीरिक त्रिदोष इनको माना जाता है, या हैं ये वात, पित्त और कफ। बाकी त्रिरत्न आपको पता होगा किस में त्रिरत्न होते हैं? तो जैन धर्म में त्रिरत्न होते हैं। क्या क्या होते हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। तो ये भी पूछा जाता है कि त्रिरत्न किससे संबंधित हैं? तो ये जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। आज का आखिरी प्रश्न, और आपको कमेंट करने के लिए भी एक प्रश्न है, तो कमेंट भी आप अवश्य करिएगा और अपना डेडिकेशन है उसको भी बताइए कि कितना डेडिकेशन है, और फिर मैं उसी डेडिकेशन के साथ में आपके लिए मूल्यांकन और रिवीजन के लिए ये मैटर लाता रहूँगा धीरे धीरे। प्रश्न नंबर 20 है। वाक्य के मुख्य घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। तो ध्यान रखेंगे कि वाक्य के जो मुख्य घटक होते हैं ये होते हैं उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य आप कह सकते हैं कि कर्ता हो गया, और कर्ता जो कुछ कर रहा है या कर्ता के बारे में जो कुछ बात हो रही है वो दोस्तों विधेय हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी आज के 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। अब आपको कमेंट करना है। कमेंट करने हेतु प्रश्न आपके लिए है, ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया, रचना के आधार पर वाक्य कौन सा है? सरल, मिश्र, संयुक्त या फिर संदेहवाचक? तो इसका आप आंसर कमेंट करिए। बाकी दोस्तों रिवीजन और मूल्यांकन करते रहिए, टारगेट बनाइए अपना, और एक टारगेट सेट करिए कि आपको 9 जुलाई का पेपर पास करना है। और जिन भी लोगों को ये दोबारा मौका मिल रहा है
उनके लिए ये डबल चुनौती है कि उनको दोबारा मौका मिल रहा है और इस बार कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे लगता है कि फिर अपने आप को आप बहुत कोसोगे, तो ऐसा मौका ना आए और पढ़ते रहिए। तो जिन भी लोगों का पिछली बार कुछ नंबरों से छूट गया था और जिन लोगों का भी वो पास हुआ है उनके पास तो है ही डबल चुनौती, उनको करना ही करना है। लेकिन जिनका पिछली बार रह गया था तो इस बार कोई बहाना ना रहे, अच्छे से मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, साथ ही आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके आप भारतीय एजुकेशन पॉइंट्स के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।